Okay, good morning, all of you, and welcome back to school. Semi-school, you can say, because I am in school, but you are not, unfortunately. Chalo, before I carry on, I mean, sound वगैरह आ रहा है, sound वगैरह, sound is fine. Sound. Yes, sir. चलो, ठीक. साउंड इको आ रहा है. अच्छा, इको थोड़ा सा आएगा, क्योंकि कमरा बड़ा है ना. हल्का सा इको आएगा. इको रोकने का कोई तरीका इसलिए नहीं क्योंकि आज तो एक ही डिवाइस है. ठीक है ना. अच्छा, क्रिश इज सेइंग कि हाफ एन आवर पहले मैं भी स्कूल में था. किस लिए भाई? फॉर व्हाट? चलो, एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम ऋषभ जैन, पार्थ बंसल, कुमार आदित्य, हर्षित गर्ग, हर्षित लोहानी, आदित्य माथुर, सोम. आदित्य माथुर से इको थोड़ा सा बेटे इको आएगा, है ना. अच्छा, साइकिलिंग पे थे. ठीक है, गुड हैबिट. साइकिलिंग इज अ गुड हैबिट एक्चुअली. चलो, एनीवे, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, और वो ये था कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकते हैं, है ना. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूं तो इन दैट केस जो है कैमरा अलाइनमेंट ठीक से हुआ नहीं है, बट चलो जो भी है. अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूं इन दैट केस ऑब्जेक्ट जाए और उसी पाथ पे रिटर्न करे, उसका कंडीशन क्या है, ये मैंने पूछा था. तो उसका जवाब ये है कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यूं जाता है और यूं आता है, तो पहली बात तो अगर उसको रिट्रेस करना है तो y कंपोनेंट मस्ट बी द सेम. y कंपोनेंट अलग नहीं हो सकता है या नहीं. तो देयरफॉर e इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये हो गया vy, ये हो गया vx. कितना होगा ना? ऑब्वियसली vy is u sin theta and vx is equal to u cos theta. एक और चीज भी है कि x का जो वेलोसिटी है वो रिवर्स होना चाहिए, है या नहीं. x का जो वेलोसिटी है वो रिवर्स होना चाहिए. तो रिवर्स कैसे होगा ना? देखो, jy क्या है? jy is equal to 2mvy, और जितने देर में jy हुआ है उतने देर में jx भी होना चाहिए. तो jx कितना होना चाहिए ना? jx का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए ना? म्यू टाइम्स jy, और वैसे कितना होना चाहिए? 2mvx, है या नहीं. दैट शुड बी इक्वल टू 2mvx. अब वैल्यूज पुट कर लो, यानी म्यू टाइम्स jy, jy क्या है? 2m, और vy क्या है? u sin थीटा, u sin थीटा इज इक्वल टू 2mvx. तो 2m into vx, vx बोलते क्या? u cos थीटा. तो u cos थीटा, दैट्स द कंडीशन. यानी 2m तो कैंसिल कर लो, u कैंसिल कर लो, तो क्या आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by म्यू कह लो, या कह लो cot इनवर्स. इस थीटा पे अगर थ्रो करोगे इन दैट केस क्या होगा ना? ऑब्जेक्ट जाएंगे और उसी रास्ते से वापस आएंगे, यानी क्या होगा? रिट्रेस करेगा. ठीक है. चलो, इन द मीनवाइल देयर आर सम मैसेजेस आल्सो. Krish has asked कि why are we taking mu m? Can't it be static friction? बेटा स्टैटिक नहीं हो पाएगा. पता क्यों? क्योंकि देखो, ये लैंडिंग ऐसे नहीं कर रहा है. ये लैंडिंग कैसे कर रहा है? ऐसे. यानी उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. कितना है? u cos थीटा. हो गया. अब u cos थीटा है उसके पास, फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है, उस u cos थीटा को रिवर्स कर देंगे, है या नहीं. तो फ्रिक्शन इज डूइंग व्हाट? इट इज रिवर्सिंग द u cos थीटा. और इसीलिए ही तो इस केस में ऐसे ओमेगा चाहिए, so that during the entire this thing ये ओमेगा मेंटेन रहे, है ना. इनफैक्ट अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं. assuming this as solid sphere, tell me the minimum omega naught required. Tell me the minimum omega naught
रिक्वायर्ड। यस, अब जल्दी बताओ। What is the minimum omega naught required? ठीक है ना? तो ओमेगा नॉट मिनिमम रिक्वायर्ड का हिसाब किताब कैसे करेंगे ना? कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि जिस दौरान फ्रिक्शन मोमेंटम को कम करा रहा था, है ना, जिस समय फ्रिक्शन मोमेंटम को कम करा रहा था उस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या करा रहा था, मतलब फ्रिक्शन टॉर्क देके एंगुलर वेलोसिटी को भी कम करा रहा है नहीं? दैट इज द पॉइंट। ये चीज है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जिस वक्त मान लो जस्ट अबाउट टू लीव द सरफेस, वापसी में मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जिस वक्त अबाउट टू लीव द सरफेस उस समय उसका ओमेगा जो है 0 हो जाए, है ना? तो मैं क्या एज्यूम करूंगा फिर ना, म्यू इनटू जे वाई, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स, इनटू आर यानी रेडियस, that will be the torque impulse or angular impulse, and that should be equal to I omega naught। और jy कितना है भाई देवे, है ना? jy तो 2m vy है ना? बस पुट कर लो jy की जगह 2m vy, है नहीं? और vy क्या है ना? vy is u sin थीटा, बस दैट्स इट। तो इससे क्या होगा ना, ओमेगा नॉट भी आ जाएगा। आई की जगह तो सॉलिड स्फीयर है, तो अपने आप पुट कर लें 2/5 मास स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट शुड बी द मिनिमम ओमेगा रिक्वायर्ड सो दैट इट डज नॉट स्टॉप ड्यूरिंग द कोलिजन एंटायर प्रोसेस। अच्छा, इन द मीनवाइल देयर आर सम क्वेश्चंस एंड दैट इज सोम हैज आस्क्ड कि jx का एक्सप्रेशन बता दो। देखो jx में हमें चाहिए क्या, वो जरा समझो। हमें jx में क्या चाहिए? हमें jx में ये चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है ये रिवर्स हो जाए, है ना? तो u cos थीटा से स्टार्ट हो और माइनस u cos थीटा पे एंड हो, तो देयरफॉर 2u cos थीटा का चेंज होना चाहिए। और मोमेंटम के टर्म्स में देखो तो क्या होगा, 2 into m into u cos थीटा के टर्म्स में चेंज होना चाहिए। तो देयरफॉर ये हो गया jx equal to 2 into m into vx, mvx जाने का mvx आने का, चेंज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 mvx। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ये पहला क्वेश्चन था। देखो फ्रॉम सोम Krish has asked कि why are we taking why can't we take static, वो तो मैंने आंसर बता दिया। jx का एक्सप्रेशन वो भी हो गया। देह में asked ये मिनिमम ओमेगा नॉट वाली वापस बताना। देखो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जिस समय जस्ट ये उठने वाला है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय ये उठने वाला है, बाउंस करने वाला है, बाउंस बैक, उस समय उसका ओमेगा 0 हो जाए बस, है ना? तो उसको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है n एवरेज, उसकी वजह से फ्रिक्शन भी मिलेगा म्यू एन, तो इसलिए म्यू टाइम्स jy इनटू r, ये हो गया एंगुलर इंपल्स। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट? और म्यू हो गया इसलिए फ्रिक्शन हो गया म्यू टाइम्स, दैट शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा, कि उस समय जस्ट ओमेगा रुक जाए, तो इसलिए आई ओमेगा नॉट कर दिया। एंड ऑब्वियसली in the entire duration the torque that is going to be applied will oppose the rotation of the particle, not particle, sorry, sphere, इसलिए मैंने ओमेगा नॉट लिखा। सो मैं आस्क कि वो v नॉट म्यू jy वाला बता दो, म्यू jy वाला। देखो एक्चुअली इसको इस तरह समझो कि ये जो वर्टिकल का जो चेंज हो रहा है ना, वो कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो एक काम करो, नॉर्मल रिएक्शन का एवरेज वैल्यू को n ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्मल रिएक्शन का एवरेज वैल्यू को n ले लो। इन दैट केस n डेल्टा t इज द impulse in the vertical direction। हो गया? दैट इज चेंजिंग द व्हाट? मोमेंटम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? vy से स्टार्ट हुआ, vy पे एंड हो रहा है, तो यानी 2vy का चेंज है, यानी 2m vy, और इसी को jy बोला जाता है। n डेल्टा t को jy बोलते हैं, और जितने देर में n डेल्टा t लग रहा है उतने देर में म्यू n डेल्टा t भी लग रहा होगा। तो देयरफॉर
म्यू n डेल्टा टी। बाय द वे n क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान रखना। इज इक्वल टू क्या होगा? हॉरिजॉन्टल का चेंज करेगा, यानी 2f vx। ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है। अब मैंने क्या किया, n डेल्टा t को लिख दिया एज jy, ठीक है ना, और म्यू n डेल्टा t को लिख दिया एज jx। बस इतना ही किया। और जहां तक टॉर्क की बात है, जितने देर में n डेल्टा t और म्यू n डेल्टा t लग रहा है, उतने देर में एक एंगुलर इंपल्स भी लगेगा। फिर क्यों? उतने देर में टॉर्क भी लग रहा है। टॉर्क क्या होगा? n इंटू आर इंटू डेल्टा टी इंटू म्यू, है या नहीं? तो उसी को लिखा है मैंने, ये देखो म्यू इंटू जे वाई। तो जे वाई क्या है? n डेल्टा टी और इंटू आर, तो ये हो गया एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स शुड बी जस्ट एबल टू फिनिश ऑफ द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज I ओमेगा नॉट। दैट्स हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द मिनिमम, ठीक है। नाउ कृष्ण नागर इज आस्किंग हाउ आर वी श्योर कि वो जे नॉट वाला I ओमेगा वाले एक्सप्रेशन से आएगा, वो मिनिमम आएगा। एक्चुअली क्या है, देखो व्हाट आई एम ओनली सेइंग इज दैट डोंट गिव टू लेस ओमेगा। अगर बहुत कम ओमेगा दोगे ना, तो इन दैट केस क्या होगा, ये पूरे प्रोसेस खत्म होने के पहले ही ओमेगा रुक जाएगा, और अगर ओमेगा रुक जाएगा तो फिर फ्रिक्शन का गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इंश्योर कर दो, बस ये इंश्योर कर दो कि एंड तक ओमेगा नहीं रुकना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है ना। एंड तक ओमेगा रुकना नहीं चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। तो एंड तक जो टोटल एंगुलर इंपल्स लग रहा है वो ये लगेगा, और वो ओमेगा को रोकना नहीं चाहिए। दैट्स इट। आई होप नाउ इट्स ओके। इज इट कन्विंसिंग नाउ? चेक कर लो। कुछ और सवाल है तो पूछ लेना। ओह डस्टर तो उधर है। चलो, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड। और भी कोई सवाल है तो पूछ लो, सवाल पूछने में कुछ नहीं आता। बड़ा जी एक्सप्रेशन तो नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसके थ्रू बता दूंगा अगर जरूरत पड़े। तो इन दैट केस एक काम करो, एक सिमिलर एक्सप्रेशन और करो, वो है, अच्छा ये चीज ना तुम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। एक काम करना, एक बॉल को ऐसे रोल करके थ्रो कर दो ऑन द ग्राउंड, रोल करके थ्रो कर दो ऑन द ग्राउंड, ऐसे करके देखना। कायदे से इसका नॉर्मल एक्शन तो हॉरिजॉन्टल है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, बॉल को ऐसे जाना चाहिए और हिट करके ऐसे वापस आना चाहिए कायदे से। लेकिन अक्सर देखना पता क्या होता है, कि ये ऐसे जाता है लेकिन बाउंस करके आता है नहीं? तो लेट मी गिव ए क्वेश्चन। सपोज आई से ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू इज इक्वल टू 0 है और E इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है। ये एक बॉल है, स्फीयर, फाइन, और इसको हम लोग वो मान रहे हैं एक्सेस y और ये एक्सेस। देयर इज नो हार्म इन चेंजिंग द एक्सिस ऑफ स्लाइडली। और ये म्यू इज इक्वल टू 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दे देता हूं मैं, सपोज है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पे जो म्यू है वो है सपोज 1/3। ये 40 मीटर पर सेकंड से जाके हिट करता है। E का वैल्यू दे रखा है हाफ, म्यू का वैल्यू दे रखा है 1/3। यू टू फाइंड आउट द रेंज, find h and range. It is given a very high value of omega naught. यानी बॉल को हमने क्या किया, स्पिन किया और छोड़ दिया, तो स्पिन करा के छोड़ दी, ये जब जाके हिट करता है तो देखना बाउंस बैक ऐसे करता है। तो उसका रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालना है। गो अहेड, जल्दी करो। ये म्यू इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे 1/3 है। ये सब इंपल्सिव फ्रिक्शन के ही रोल है। Impulsive friction force and torque.
So utilize this half a minute to think and write down the equations. Solve करना अगर possible हो पाता है इतने देर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम equation लिख के ready रखो and then I will proceed. एक दो आंसर आने लगे हैं. कृष्ण आंसर दिया हाइट इज 20 मीटर. अरियंत ने जैन ने आंसर दिया 10 मीटर, 40 मीटर. अंश अग्रवाल आल्सो गिवन 10 and 40. देहम सेज की मैक्सिमम हाइट 20/3 आ रहा है. चलो लेट मी स्टार्ट. पहली बात तो ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, e इज इक्वल टू हाफ होने के कारण वापसी आएगा 20 मीटर पर सेकंड से. तो देयरफॉर vx तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है. और jx क्या होगा? jx हो जाएगा इक्वल टू m into 60 m. क्यों? क्योंकि ये 40 पे गया 20 पे आया, तो अगर इसको पॉजिटिव मानते हो तो 20 माइनस 40 तो 60 m. ये हो गया jx. एज ए कंसीक्वेंस jy is equal to mu jx is equal to, now mu is 1/3, so 1/3 into jx यानी 60 यानी इक्वल टू 20 m. ये jy हो गया, जिसके वजह से vy आ जाएगा बदल 20 मीटर. आई थिंक इट्स सिंपल ना. तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा ना, h हो जाएगा vy स्क्वायर by 2g is equal to 20 into 20 by 2 into 10 यानी 20 मीटर. बिल्कुल सही. और ये मैक्सिमम हाइट आ रहा है. बिल्कुल सही. यानी जो आंसर्स आए 45 भी तो होगा. क्या होगा सर? sin स्क्वायर 45, u स्क्वायर sin स्क्वायर 3. jy कर दिया ना, तो uy में u sin थीटा सब इंक्लूड हो गया. ठीक है ना. चलो लेट मी सी हु ऑल हैज गिवन व्हाट आंसर. फॉर फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम आदित्य माथुर has given the first correct answer. ठीक है ना. 20 आदित्य माथुर का ही आया हुआ है, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी. और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2vy/g, यानी 4 सेकंड है ना. तो 4 सेकंड अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है, इन दैट केस जो वापसी का वेलोसिटी क्या है vx हां vx 20 मीटर पर सेकंड. तो देयरफॉर रेंज होगा इक्वल टू vx इनटू टाइम पीरियड. तो vx हो गया 20 इनटू टाइम पीरियड 4 यानी 80 मीटर. दैट्स इट. सही है. आदित्य इज द ओनली वन इन फैक्ट वाज गिवन द 100% करेक्ट आंसर. अच्छा कृष्ण इज सेइंग कि मेरा भी आया था. चलो कोई नहीं, आया होगा, ऐसा कोई दिक्कत, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन थोड़ी है. अब मैं फोकस करना चाहता हूं पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी. व्हाट इज द मिनिमम ओमेगा? तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली कैलकुलेशन नहीं समझ में आया. अर्णव इज सेइंग कि वर्टिकल वाला कैलकुलेशन. ओके देखो इस बार पता क्या हो रहा है, जिस समय n डेल्टा t लग रहा है, n डेल्टा t हॉरिजॉन्टली, उस समय वर्टिकली एक फ्रिक्शन भी लग रहा है और वो है म्यू n डेल्टा t. तो इसलिए मैंने उसको म्यू टाइम्स j लिख दिया, म्यू टाइम्स jx लिख दिया. तो जो वर्टिकली लग रहा है jy वो हो गया म्यू टाइम्स jx. तो म्यू तो 1/3 है और jx 60 m है, तो 1/3 कर देते क्या होगा 20 m. ये आ गया jy. तो ऑब्वियसली अगर 20 m होता है वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो दैट के वेलोसिटी क्या होगा, मास से डिवाइड कर लो तो 20 मीटर पर सेकंड. यानी कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, ये वापस 20 और 20 पे आ रहा है. jx vx भी 20 आया है और बाय चांस vy भी 20 है. ऐसे कोई रूल नहीं कि दोनों सेम होना चाहिए. वो तो 1/3 वगैरह ये सब दिया, इसको 1/4 कर दो तो अलग आंसर आता है या नहीं. तो आंसर सेम आना तो जरूरी नहीं कि vx और vy, ये तो एक कोइंसिडेंस था, है या नहीं. ओके Aryanth has given an answer to that. Arnav has asked कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन एंगल पे नहीं होगा. ना 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 ना, एंगल पे क्यों होगा? ये जो बॉल है ना वो ऐसे ऐसे स्विंग फ्लो कर रहा है, स्लिप मार रहा है यहाँ पे, तो therefore friction will be in this direction. तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन mu n. When I say n means n average kind of it. कोई n का पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, तो n average kind of. ठीक है. अच्छा Aryanth has given the minimum omega as 50/r. Jasraj is given 50 m by r square. देखो in the meanwhile जब तक ये काम कर रहा है ये jy वाला,
तो एक एंगुलर इंपल्स भी होगा, है ना। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल शुड बी म्यू जे वाई इंटू आर, म्यू जे वाई इंटू आर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा। तो अगर मान लो इसको सॉलिड स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर, अच्छा बाय द वे याद होगा ना, मैंने पहले ही बोल रखा है, अगर शेप दिया हुआ है लेकिन ये मेंशन्ड नहीं है कि सॉलिड है या हॉलो, तो हमें बाय डिफॉल्ट सॉलिड लेना होता है। कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूजन बहुत हुआ है, इवन जेई में भी हुआ है, एडवांस में भी, उन्होंने लिख दिया सिलेंडर। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हम इसको सॉलिड ले या हॉलो, तो मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से याद दिला रहा हूं, बाई चांस अगर भूल गए हो तो, एंड दैट इज, अगर शेप दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि सॉलिड या हॉलो, तो बाय डिफॉल्ट यू आर सपोज्ड टू टेक सॉलिड, ध्यान रखना। चलो, तो लाइक ये सॉलिड स्फीयर हो गया, और म्यू टाइम्स jy into r is the angular impulse, and that should be equal to I omega, so 2/5 m r square omega naught. That's it. तो jy तो आ चुका 20, म्यू दिया हुआ 1/3, तो 1/3 into 20 into r, तो एक r तो कैंसिल हो गया, इसलिए 2/5। अब आप अपने आप कैलकुलेशन कर लो, उससे क्या होगा ना, ओमेगा नॉट आ जाएगा, ठीक है। jy is equal to म्यू टाइम्स jx, हाँ ये तो होगा, ठीक है ना। रादर लिखना चाहिए कि मतलब jx और jy नहीं होता है, इट इज दैट द फ्रिक्शन के वजह से जो इंपल्स क्रिएट होगा, दैट विल बी म्यू टाइम्स द इंपल्स क्रिएटेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली jx jy लिखना नहीं चाह रहा हूं, क्यों, आज फ्रिक्शन वर्टिकल है, यही चीज अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में होता तो फ्रिक्शन वाला हॉरिजॉन्टल होता और नॉर्मल रिएक्शन वाला वर्टिकल होता। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट jx and jy, let's talk about like this, that mu times j due to normal reaction, jn मतलब j मतलब due to normal reaction will be equal to j due to friction, ये चीज j मतलब हो गया impulse, तो impulse due to friction is equal to mu times impulse due to normal reaction. That is a better way of saying rather than jy or jx, क्योंकि ओरिएंटेशन कभी-कभी बदल भी सकता है या नहीं। So that's the net result, ठीक है। चलो आई थिंक सर वो डेल्टा एल, जो डेल्टा एल लिखा था सर म्यू jxr होगा ना, मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहा हूँ। जो डेल्टा एल लिखा था नीचे, चेंज इन मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, वो म्यू jxr होगा ना, नीचे रब करा है आपने, रब करा है। इस केस में तो फ्रिक्शन वाला jy है ना, इस केस में इस बात तो फ्रिक्शन वाला jy है सर, वो n तो jx वाला है ना, jy, अच्छा म्यू टाइम्स jx, हाँ अच्छा मैंने jy लिखा था क्या, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, वो ठीक कर लेना, मतलब म्यू टाइम्स jx into r, ठीक है ना। वो एक्चुअल एक्सप्रेशन है jy into r, ये jy है ना, into r, that is creating the angular impulse, ठीक है ना, that will be equal to I omega naught। अब तो मैंने मिटा दिया बाय चांस, इसलिए मुझे याद नहीं कि मैंने क्या लिखा था, तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, jy into r is equal to I into omega naught, ठीक है ना। और jy को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स jx, तो वो अपने आप लिख देना, jy हो जाएगा म्यू टाइम्स jx, मतलब a jy, बाकी r तो आ रहा है, अब ठीक है ना, इज इट ओके ना, यस सर। अंडरस्टूड। चलो अच्छा, अब हम टॉपिक बदलेंगे आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, देखता हूं अगर आज कंप्लीट हो पाता है नहीं हो पाता है। इस पे जेई एडवांस में भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है, तो दैट्स व्हाई इट इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट, और अभी भी इनफैक्ट हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आया नहीं है, सो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ कमिंग अप, एंड द क्वेश्चन इज ऑन टॉप लिंक, ठीक है। क्वेश्चन इज ऑन टॉप लिंक। टॉप लिंक दो तरीके से हो सकता है, एक खड़े खड़े यानी स्टैटिक, और एक होता है चलते चलते यानी डायनामिक। तो देखो लेट मी कैटेगराइज इट एज स्टैटिक और दूसरा हो गया डायनामिक, ठीक है। देयर आर सेवरल केसेस एंड पॉसिबिलिटीज आर, तो वी विल डिस्कवर देम वन एट ए टाइम, ठीक है। बट बिफोर आई गो अहेड,
लेट मी आस्क ए क्वेश्चन एंड दैट इज, सपोज मैंने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है सपोज, और एक इंक्लाइन प्लेन पे सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड को ऐसे रख दिया, ठीक है, एक रॉड को ऐसे रख दिया, फ्रिक्शनलेस है ध्यान रखना, और ये थीटा एंगल, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया। ये बताओ कि ये रॉड गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मैं एक पोलिंग भी करा लेता हूं, चलो। हाँ, टॉपलिंग का छोटा सा एक पार्ट मैंने कराया हुआ है सेंटर मास में, मुझे याद है, तो मैं ऑब्वियसली उसको भी ध्यान रखूंगा, है ना। बट अभी डायनेमिक का तो कुछ भी नहीं करा है ना, स्टैटिक का थोड़ा बहुत करा है, मुझे याद है, आई नो दैट, ठीक है ना। उन्होंने प्रोसेस ऑफ पोलिंग को बहुत स्लो किया हुआ है, मतलब लंबा कर दिया। पहले वेबसाइट में जाओ, उसको ऐड करो, है ना, बड़ा लंबा प्रोसेस कर दिया। तो इस पोलिंग इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, इन्होंने इतना प्रोसेस को लंबा कर दिया ना कि उसको कराने में टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत। चलो भाई, एक पोलिंग का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, एंड दैट इज, विल दिस रॉड टॉपल और नॉट। अर्नव सेज कि वो स्टैटिक वाला भी पार्ट दोबारा कर देना आज। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूं, कराता हूं। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंक्लाइन प्लेन पे रॉड को मैंने ऐसे रख के छोड़ दिया, आई लीव इट। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, पहले जरा फील किया जाए। ये इंक्लाइन प्लेन है ना, और रॉड को ऐसे रख दिया मैंने, परपेंडिकुलर रखा, ध्यान रखना, है ना। ये तो सवाल ये है कि ये रॉड टॉपल करके गिरेगा या नहीं गिरेगा, दैट्स द क्वेश्चन। बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, ओनली 27 आउट ऑफ 41। व्हाट इज दिस? थोड़ा जल्दी आंसर करो, फुर्ती दिखाओ। सर म्यू पे डिपेंड नहीं करता? म्यू तो 0 दिया है ना, नो म्यू वन, फ्रिक्शनलेस। अच्छा, और सर फिर मैंने तो गलत मतलब म्यू मान के कुछ कर दिया। अच्छा, म्यू मान के कर रहे थे, तो मैं एंड क्या करूं फिर? अब चेंज कर सकते हो आंसर? पता नहीं सर, नहीं मैंने सबमिट कर दिया। चलो ठीक, कोई नहीं सर, वो तो छोटी सी बात है। Shreyas is asked, is the incline frictionless? Yes, the incline is frictionless. ओके, तो मैं अभी एंड पोल करने वाला हूं। 37 लोगों ने पोल किया, 38 लोगों ने किया, चलो गुड। बल्कि मैं तो अभी सोच रही हूँ 3 लोग कौन है। ये निकाला जा सकता है 3 लोग कौन है? यहाँ पे आता भी नहीं कौन कौन किया है नहीं किया। सर ऐसा कर सकते हो, जिसने पोल कर दिया उससे बोल दिया करो कि जो जो पोल कर देगा वो रीसेंड कर लेगा। अभी इतना पुलिसिंग करना थोड़ी है। अपने स्वेच्छा से होना चाहिए, पुलिसिंग से नहीं होना चाहिए। चलो, एनीवे, आई हैव एंडेड द पोलिंग एंड नाउ लेट मी शेयर द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स इज दैट 32 आउट ऑफ कितने 41, 32 out of 41 have said that yes, the rod will topple, and 7 have said that the rod will not topple. ठीक है ना, that's the opinion of, तो यानी ओवरवेलमिंगली 80% से ऊपर ने बोला है कि रॉड गिर जाएंगे, और 20% से कम लोगों ने बोला कि रॉड नहीं गिरेंगे। चलो एक काम करता हूं, लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, ये mg है और एक नॉर्मल एक्शन होगा, लाइक दिस इज नॉर्मल एक्शन, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एक्शन। अब एक काम करो, टॉपल कराने के लिए क्या चाहिए? नेट टॉर्क चाहिए, है ना। अब बताओ इस सिस्टम में नेट टॉर्क बनेगा कैसे? दोनों ही फोर्स तो सेंटर मास से पास हो रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना,
इस बार कोई IAOR नहीं है, इस बार कोई IAOR नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो क्या होगा ना, ये रॉड स्लाइड करेगा। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा के हिसाब से एक वो फोर्स बनेगा along the inclined plane। तो वो जो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, that is going to take the rod down sliding, so this will slide plus this will only slide. Why? Because of mg sin theta, but it will not topple। क्यों? टॉर्क ही नहीं है, रोटेट कौन कराएगा टॉर्क? एक mg फोर्स है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो उसका तो कोई टॉर्क बन नहीं रहा, और जो नॉर्मल एक्शन है वो भी तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसलिए उसका भी कोई टॉर्क नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है। तो देयरफॉर द नेट टॉर्क इन दिस केस इज इक्वल टू 0। हां, फ्रिक्शन होता तो मामला अलग होता, वो भूल जाओ, फ्रिक्शनलेस बताया मैंने। इसलिए ये जो बॉडी है ये इंटरेस्टिंगली टेढ़ा रखा हुआ है, लेकिन पता क्या होगा, ये बॉडी ऐसे स्लाइड करेगा। जल्दी से विश्वास नहीं होता है, मुझे मालूम है, और विश्वास क्यों नहीं होता वो भी समझो। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्शनलेस सरफेस देखा ही नहीं कभी। देखो, ना तुमने देखा है, ना मैंने देखा है, ना मैं कभी देखूंगा, और ना तुम कभी देखोगे फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसलिए फ्रिक्शनलेस सरफेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो कई बार विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है या नहीं? तो दिस इज आल्सो टिपिकली दैट टाइप ऑफ, बट एनीवे डोंट वरी, द पॉइंट इज दैट दिस इज गोइंग टू स्लाइड डाउन विदाउट टॉपलिंग, इंक्लाइन पे रखने के बाद। बल्कि इसका आंसर शायद मुझे नहीं देना चाहिए था, मैंने गलती की है, बट चलो कोई नहीं। अगर मैं ऐसे देता हूं, ये सीधा है, ये सीधा है सो कॉल्ड, लेकिन ये ऐसे नहीं आ पाएगा, ये टॉपल कर जाएगा, समझ रहे ना, ये टॉपल कर जाएगा। दैट इज द केस एक्चुअली। नाउ अर्नब हैज आस्क्ड कि टॉपलिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं होगा क्या? देखो, टॉपलिंग किस पॉइंट पे होगा वो भूल जाओ। पॉइंट इज दैट टॉपलिंग के लिए कम से कम टॉर्क तो चाहिए। टॉपलिंग मतलब घुमाना, घूमना, तो उसके लिए टॉर्क तो चाहिए ना। तो पिछले केस में क्या है कि टॉर्क ही नहीं बना, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। भव्य से इसकी इस बार तो मेजॉरिटी हार गए, फिर कोई बात नहीं। हाउ डज इट मैटर, कभी कभी मेजॉरिटी हारने भी चाहिए, अदरवाइज ना मेजॉरिटी को बहुत वो हो जाता है, ईगो हो जाता है। अर्नब ने क्या पूछा था? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अर्नब वाज आस्किंग कि ये जो नेट टॉर्क है, नहीं सर, नेट टॉर्क पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो होगा। अच्छा ठीक है, नेट टॉर्क पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा। अर्नब देखो, ये लॉजिक अगर मैं लगाता हूं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये बताओ कि अगर एक रॉड को ऐसे रख के हवा में, कोई इंक्लाइन प्लेन कुछ नहीं, ये रॉड है मान लो, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे हवा में रख के छोड़ देता हूं मैं। अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये भी घूमना चाहिए, बताता हूं कैसे। ये देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है mg। अब अगर तुम इसको एज एन एक्सिस ले लो तो टॉर्क बन गया mg into L/2, टॉर्क बन गया mg into L/2, है या नहीं? तो फिर तो ये भी रोटेट होना चाहिए। यानी एक बॉडी को ऐसे छोड़ दो तो अगर मैं तुम्हारे लॉजिक लगाता हूं तो ये भी रोटेट हो जाना चाहिए ऐसे। नॉट ओनली दैट, ये इतना फनी है कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक्सिस यहां ले जाता हूं, एक्सिस इसको कर देता हूं, तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, ये इधर रोटेट होना चाहिए। ये तो रॉड भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं करूं क्या। है या नहीं? देखो, मैंने इसलिए पहले ही मना कर दिया था कि एक ही एक्सिस बाय डिफॉल्ट होता है जो यूनिवर्सल है, वो है सेंटर ऑफ मास। हाँ, कुछ केसेस में IAOR अगर निकलता है, जैसे पिन हो गया, हिंज हो गया, या कई बार प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ऐसे केसेस में एक ऑल्टरनेटिव भी चलता है, बट वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल इज सेंटर ऑफ मास ओनली, समझो ना। इसलिए अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नहीं बन रहा, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नहीं बन रहा, तो इन दैट केस बॉडी रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। दैट्स द पॉइंट। तो इस केस में देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लेते हो तो ये एक्सिस वैलिड ही नहीं है, ऐसे एक्सिस ले ही नहीं सकते हो, तो जो ऐसे गिरा दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ऐसे एक्सिस ले ही नहीं सकते हो। और अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिस लेते हो, इन दैट केस टॉर्क 0, इसलिए बॉडी नहीं घूमता। दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। चलो ठीक है। Now Aryan has asked, how do we know that normal passes through center of mass? Good question. अब सुनो, इस केस में याद करके देखो,
मैंने क्या क्या नॉर्मल एक्शन के एग्जांपल दिया था, मैंने बड़े सारे एग्जांपल दिए थे नॉर्मल एक्शन के। तो मैंने क्या क्या बोला था, फ्लैट फ्लैट, फ्लैट कर्व्ड, कर्व्ड कर्व्ड, फ्लैट शार्प और फ्लैट कर्व्ड। मैंने ये एग्जांपल्स दिए थे, याद करके देखो। मैंने नॉर्मल एक्शन को क्या बताया था कि फ्लैट फ्लैट, फ्लैट कर्व्ड, कर्व्ड कर्व्ड, फ्लैट शार्प और कर्व्ड शार्प। हो गया। ये कौन सा एग्जांपल है, ये है फ्लैट और शार्प। फ्लैट और शार्प का क्या होता है ना, परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस, वहां पे शार्प ऑब्जेक्ट से नॉर्मल एक्शन डिसाइड नहीं होता। हाँ, एक छठा केस भी था, छठा केस था शार्प शार्प। लेकिन याद करके देखो, मैंने बोला था शार्प शार्प वाले केस में नॉर्मल एक्शन की डायरेक्शन हमें नहीं पता चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही रैंडमली कुछ nx और ny ले लेते हैं, नॉट नोइंग व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, नथिंग, यानी दो दो अननोन हो जाता है फिर। लेकिन बाकियों में, यानी फ्लैट फ्लैट, फ्लैट कर्व, कर्व्ड कर्व, फ्लैट शार्प और कर्व शार्प में क्या होता है, नॉर्मल एक्शन का डायरेक्शन पता रहता है। तो इस केस में भी नॉर्मल एक्शन डायरेक्शन क्या होगा, फ्लैट का परपेंडिकुलर। तो अगर रॉड को परपेंडिकुलर रखोगे तो वो जो नॉर्मल एक्शन होगा वो अब सेंटर ऑफ मास से पास होगा। दैट्स द आइडिया। आई होप नाउ इट्स कन्विंसिंग, ठीक है ना। सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम आर्यन जैन। ओके, मुझे एक और सवाल भी पूछना था, तो लेट मी क्विकली आस्क। अभी अब यही चक्कर हो जाता है कि तो जो सेकंड केस है उसमें नॉर्मल का टॉर्क क्या है? सेकंड केस में ये वाला, यस सर। हाँ मैं उसी पे एक सवाल पूछने वाला हूं, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। मुझे एक्चुअली पूछना ये था कि ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। थोड़ा सा ही सवाल है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा। चलो, इस बार सेकेंड वाले केस में डायरेक्शन ऑफ टॉपलिंग क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेकेंड भी फ्रिक्शनलेस है भाई, सेकेंड भी फ्रिक्शनलेस है। सेकेंड वाले का तो बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, इतना क्यों सोच रहे हो भाई। सेकेंड केस में मैंने बोला ना रॉड वर्टिकल रखा है, ये सेकेंड वाले का रॉड का सिचुएशन। बट एक चीज बड़ा मजेदार है, मैं जब घर से करता हूं तो वीडियो फ्रीज हो जाता है, इसमें वीडियो फ्रीज नहीं हो रहा है। चलो, आई डोंट नो क्या डिफरेंस हो जाता है। देहम यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन इज ए हिंट, इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा। चलो, इस बार ओवरवेलमिंगली क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ वो हुआ है आंसर। 11 people have answered clockwise and 23 people have answered anti-clockwise। तो खैर मैं अभी एंड पोल करूंगा तो रिजल्ट शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड पोल करके शेयर रिजल्ट्स कर देता हूं। तो इससे क्या हो रहा है पता चल जा रहा है, इज दैट क्लॉकवाइज का आंसर 11 लोगों ने दिया है और एंटी क्लॉकवाइज का आंसर 23 लोगों ने दिया। तो इस बार एक काम करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, है या नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाता हूं तो देखो एक तो ये हो जाएगा mg, इसके वजह से कोई टॉर्क नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस बार भी ये बॉडी फ्रिक्शनलेस होने के कारण स्लाइड करेंगे, फ्रिक्शनलेस होने के कारण ये बॉडी स्लाइड करेंगे, इसलिए IAOR तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं ले सकते हो। तो यानी टॉर्क के लिए एक ही ऑप्शन बचता है और वो है सेंटर ऑफ मास। दूसरा फोर्स, ये नॉर्मल एक्शन। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा एक्सिस है और ये नॉर्मल एक्शन है, तो ये देखो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, यानी इस बार नॉर्मल एक्शन का टॉर्क इस बार नॉन जीरो होगा। So therefore this time the torque due to normal reaction is non-zero, यानी इस बार टॉर्क होगा, रोटेशन होगा और ये टॉपल करेंगे। कैसे? मैं देखो जरा, ये अगर एक्सिस हुआ, अगर ये नॉर्मल एक्शन हुआ तो इज इट एंटी क्लॉकवाइज, तो देयरफॉर ये एंटी क्लॉकवाइज टॉपल करेंगे।
तो 11 लोगों ने लिखा है क्लॉकवाइज और 23 लोगों ने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार भी डोमिनेंट वन साइड है, लेकिन इस बार एक चेंज क्या है कि जो डोमिनेंट आंसर है वही करेक्ट आंसर है। पिछले बार उल्टा था, जो डोमिनेंट आंसर था ओवरवेलमिंगली वो करेक्ट आंसर नहीं था। ठीक है ना? चलो ठीक है, होता है, दोनों टाइप का होता है। आई होप नाउ इट इज ओके। ये रोटेशन कैसे करेंगे? ओके, सो these are some of the examples on toppling. Let's now go ahead with toppling on ground, horizontal ground. तो सबसे पहले एक काम करता हूं, एक बॉडी लिया सपोज, एक काम करते हैं फटाफट ना, जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रखा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये बॉडी है जिसका ब्रेड्थ b है और हाइट h है, हाइट l है, ठीक है ना? और मैंने h हाइट के ऊपर फोर्स लगाया, mu is sufficient, फ्रिक्शन काफी है, फ्रिक्शन इज प्रीटी स्ट्रांग हियर इन द सेंस कि फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हाई है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड, यहां पे सपोज एक फोर्स लगा रहा हूं F, तो व्हाट इज द F मिनिमम रिक्वायर्ड टू topple? दैट्स द क्वेश्चन। आर्यन आज की एंड रिजल्ट नहीं किया, वो इंक्लाइन प्लेन वाला, इंक्लाइन प्लेन वाला तो जस्ट इंट्रोड्यूस किया अभी। इंक्लाइन प्लेन पे तो बहुत लंबा डिस्कशन, वो मैं करूंगा धीरे धीरे, पहले इसका तो करें हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फिर मैं इंक्लाइन प्लेन का स्टार्ट करूंगा। इंक्लाइन प्लेन पे भी करेंगे, डोंट वरी, बट एक एक करके करते हैं। जसराज has already given the answer, that is mgb by 2h। अच्छा, पोलिंग का एंड रिजल्ट मैंने शायद शेयर किया होगा या बता तो दिया ही था, है ना? अब क्या है, तो ध्रुव शर्मा has also given mg by b by 2h। I think we have already done this question अभी, तो it's just a quick revision। तो इस बार क्या होगा ना, इस बार इस पॉइंट के अबाउट हम एक्सिस लेंगे। नाउ यू माइट से क्यों सेंटर मास क्यों नहीं ले रहे हो? सेंटर मास लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इट इज जस्ट दैट अननेसेसरी वो फ्रिक्शन विक्शन भी है, तो चलो छोड़ो, इसी पॉइंट के अबाउट कर लो। तो ये हो जाएगा mg, है ना, into b by 2। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया mg into b by 2 और टॉर्क क्लॉकवाइज हो गया f into h। ठीक है ना? तो therefore f minimum should be equal to mg b by 2h। ये तो याद आ रहा होगा, आई एम श्योर। अब क्वेश्चन और है, and that is what is the mu minimum required। इस बार एक मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, जो मर्जी म्यू होने से नहीं चलेगा। नाउ यू माइट से क्यों? अगर मान लो म्यू कम होगा तो क्या दिक्कत है ना, म्यू अगर बहुत कम होगा ना, मान लो जीरो नहीं है, सपोज कम है, इन दैट केस दिक्कत पता है क्या ना, कि बॉडी टिकेगा नहीं एक जगह पे, बॉडी चलने लगेगा। सो देन इट विल बिकम अ डायनामिक काइंड ऑफ अ टॉपलिंग। वो भी करेंगे, डोंट वरी, वो भी करना है, बट मैं ऐसे पहले से बता देता हूं इज दैट अब ये डायनामिक टॉपलिंग हो जाएगा, दैट्स द डिफरेंस। चलो गो अहेड। तो b by 2h is the answer from Jasraj Arnav has given the answer as b by 2h। okay, तो मैं इसको इस तरह से करता हूं दैट जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं वो है mgb by 2h। तो mgb by 2h, तो अगर मान लो स्टेशनरी रखना इस बॉडी को, अगर इस बॉडी को स्टेशनरी रखना, इन दैट केस क्या होगा, जो फोर्स मैं लगा रहा हूं उसको फ्रिक्शन को भी तो देना पड़ेगा, तब ना बॉडी रुका रहेगा, अदरवाइज तो बॉडी स्लाइड करके आगे चला जाएगा। So therefore that will be equal to mu minimum into normal action, और normal action इस केस में क्या है mg, यानी mu minimum into mg, यानी mu minimum required is equal to b by 2h। बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक काम करते हैं, म्यू को कर देता हूं 0, ठीक है, और फोर्स मैंने, थोड़ा ध्यान से देखना, फोर्स मैंने सेंटर मास से ऊपर लगाया, यानी h is greater than L, right? ऐसे केस में what is the minimum force required?
what is the minimum force required to topple? Go ahead. And that is from Dhruv Sharma, and that is, ये तो लगता है स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा. स्लाइड तो करना ही करना है. मैं कह रहा टॉपल हो भले ही हो ना हो. देखो अगर मैं बहुत कम फोर्स दूंगा तो टॉपलिंग तो होगा नहीं, लेकिन स्लाइड तो होना ही होना है. क्यों? म्यू जीरो जो करती है. अगर म्यू का वैल्यू बहुत कम होता तो शायद थोड़ी देर के लिए स्लाइडिंग को झेल लेता, रोक लेता, बट यहाँ पे तो वो भी नहीं होगा. अगर तुम 0.00001 न्यूटन फोर्स भी दोगे तो ये बॉडी स्लाइड करेगा, भले ही धीरे धीरे क्यों ना हो. इसलिए स्लाइड तो मस्ट है, टॉपलिंग मस्ट नहीं है. तो टॉपलिंग के लिए एक मिनिमम फोर्स देना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. यानी फाइंड एफ मिनिमम फॉर टॉपलिंग. एक्चुअली हमारे पास कोई ऐसे अच्छे सा ऑब्जेक्ट नहीं है. एक है तो मैं एक काम करता हूं, मैं उससे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देता हूं. देखो इस केस में मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा है और ऐसे करके रखा तो देखो टॉपलिंग स्टार्ट होता है. ये देखो टॉपल करता है, ठीक है. लेकिन यही फोर्स अगर मैं थोड़ा सा नीचे देता हूं ना तो टॉपलिंग स्लाइटली टफर. ये देखो, मतलब ये देखो थोड़ा नीचे दे रहा हूं तो देखो स्लाइड कर रहा है पहले, है ना. नॉट ओनली दैट, अगर मैं ज्यादा नीचे देता हूं तो जरा देखो कैसे टॉपल कर रहा है. ये देखो, डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, है ना. थोड़ा सा फील हुआ ना, थोड़ा उल्टे तरफ टॉपलिंग कर रहा है. मतलब ये तो मैंने रोक दिया, बट आई थिंक आई शुड गो फुल स्टीम. तो देखा होगा ना कि पीछे की तरफ भी टॉपल कर सकता है. तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हमें सोचना पड़ेगा, है नहीं. सारे पॉसिबिलिटीज हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है. Now, Arnav has asked, कि doesn't the answer depend on the difference between h and l by 2? Yes, it might. h तो दिया हुआ है, तो इसलिए h के टर्म्स में आंसर आएगा. No issue with that. वो तो पिछले बार भी h के टर्म्स में आंसर आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं. Okay, let's start. First of all, अगर मैं टॉर्क, क्योंकि इस बार तो स्लाइड करेगा ही करेगा, तो मुझे टॉर्क इस बार लेना पड़ेगा सेंटर मास के अबाउट, ठीक है. तो जरा देखो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन मिलेगा ना, वो देखना टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होता है. ये देखो ये नॉर्मल एक्शन. तो अगर मान लो सिर्फ स्लाइड कर रहा है विदाउट रोटेटिंग, ऐसे क्यों होता है? ऐसे भी तो होता है ना कभी कभी कि सिर्फ स्लाइड कर रहा है विदाउट रोटेटिंग या विदाउट टॉपलिंग. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब तुमने फोर्स सेंटर मास से ऊपर लगाया तो फोर्स का टॉर्क हो जाता है क्लॉकवाइज. फोर्स का टॉर्क होता है क्लॉकवाइज. तो उससे पता क्या होता है, जरा खुद सोचो. अगर मैं ऐसे हूं और अगर अभी तो दोनों पैरों पे इक्वल वेट लगा रखा है मैंने, लेकिन अगर कोई मुझे इधर धक्का मारेगा ना तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो इन दैट केस क्या होगा, इस तरफ जो है ज्यादा वेट आएगा. तो यानी देखो नॉर्मल एक्शन शिफ्ट हो गया इस तरफ. तो नॉर्मल एक्शन का शिफ्ट क्या होगा, अगर s शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया ना, s into m नॉर्मल एक्शन का टॉर्क will be equal to f into ये कितना है, h minus l by 2. h minus l by 2 ये चीज, ठीक है ना. तो शिफ्ट कितना हो गया ना, n तो mg होता है ना, n तो mg होता है. तो s हो जाएगा इक्वल टू f by mg into h minus l by 2. लेकिन ये शिफ्ट मैक्स यहां तक जा सकता है, यानी b by 2 तक. शिफ्ट यहां से करते 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 मैक्सिमम यहां तक जा सकता है ना. तो as s max is equal to b by 2, that implies f max. f max मतलब अगर तुम टॉपलिंग नहीं चाहते हो
अगर तुम टॉपलिंग नहीं चाहते हो, इन दैट केस एफ मैक्स बाय mg into h minus l by 2 is equal to what? ना b by 2. देख लो, तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा? एफ मैक्स हो जाएगा फॉर नो टॉपलिंग, और नो टॉपलिंग एफ मैक्स कितना हो जाएगा? ना इक्वल टू mg b by 2 है ना, mg into b by 2 अपॉन h minus l by 2. इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है. इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आ रहा है कि जरा खुद सोचो, अगर मान लो मैं फोर्स बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूं तो कोई टॉर्क ही नहीं बन रहा है, कोई टॉर्क ही नहीं बन रहा है. तो इन दैट केस क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन भी खुद से शिफ्ट नहीं होगा. इन दैट केस क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन विल बी राइट एट द मिडल पॉइंट. शिफ्ट ही नहीं होगा, है नहीं? शिफ्ट ही नहीं होगा क्योंकि h into l by 2 तो 0 आ जाएगा, क्योंकि h को h is equal to l by 2 रख दिया, है नहीं? So therefore f max will be infinite if you apply it right at the center. यानी तुम जितना मर्जी अप्लाई कर लो, टॉपलिंग नहीं होगा. दैट मींस अगर फ्रिक्शनलेस केस है, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस वाला केस में कंफ्यूजन ये आ रहा है, if h is equal to l by 2 we cannot topple the object. We cannot topple the box. That's the case. Is that okay? Deha has asked कि nomination shift क्यों हुआ, है ना? Ansh Agarwal has also asked कि can't we do it with respect to the lowest point here? The answer is no. अब इसका जवाब क्या है ना, क्यों ऐसे कर नहीं पा रहे? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट इस बार IAOR नहीं है. इस बार ये पूरा बॉडी स्लाइड कर रहा है. स्लाइड तो करना ही करना है, स्लाइड तो करना ही करना है. क्यों? ये फ्रिक्शनलेस जो है, फोर्स देते ही क्या वो स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा. यानी इस बार टॉर्क का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, और कोई ऑप्शन नहीं. तो मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा? ना ग्रेटर देन दिस एफ मैक्स. ठीक है, यानी कंक्लूजन क्या होगा फिर ना, इफ h is greater than l by 2 then apply f should be greater than f max for toppling. ये आंसर. ये जो f max कैलकुलेट हुआ ना, mg into b by 2 into h minus l by 2, तो सिंपलीफाई कर सकते हो चाहो तो, दैट्स अप टू यू. ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी mg b by 2h minus l, mg b by 2h minus l. This is the maximum force that you can apply for no toppling. यानी उसके ऊपर लगा दो फोर्स f greater than that, है नहीं? अच्छा, so that was about your mu is equal to 0. बॉडी स्लाइड करेगा और टॉपल भी करेगा अगर फोर्स इससे ज्यादा दिया तो, प्रोवाइडेड h is greater than l by 2. अब बताओ क्या चेंज करोगे अगर मान लो, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? Ansh Agarwal said is that Ansh has said something, and that is chat कहां गया? ये किसने ज्यादा इंटरप्रेस कर दिया लग रहा है. देहम तुमने ज्यादा इंटरप्रेस कर दिया. नॉर्मल रिएक्शन क्यों शिफ्ट होगा वो तो हो गया. h minus l by 2 कैसे आया? h minus l by 2. अच्छा, ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसका टॉर्क के लिए सेंटर मास l by 2 पे है, तो ये हो गया h minus l by 2. ठीक है ना, दैट्स द आंसर. और भी क्वेश्चन आया है इस केस में, एंड दैट इज कैन वी डू बाय हैविंग अ कंपोनेंट ऑफ स्यूडो फोर्स एंड देन डू विद रिस्पेक्ट टू लोएस्ट पॉइंट? नो, IAOR है नहीं लोएस्ट पॉइंट, इसलिए लोएस्ट पॉइंट के अबाउट नहीं कर पाओगे. हाँ कृष्ण, अगर मैं इसी पे आने चाह रहा हूं, इज दैट नेक्स्ट केस. अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट केस में चलेंगे. अभी और कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना. देहम तुमको समझ में आ गया ना कि नॉर्मल रिएक्शन क्यों शिफ्ट हो रहा है? बिकॉज़ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग. इट्स समथिंग सिमिलर टू, लेट्स से मैं अगर स्टेशनरी भी हूं और सपोज मुझे कोई धक्का मार रहा है इधर से, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा. यही तो ना मेरा टेंडेंसी होगा. तो अगर एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे हूं तो दोनों पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन सेम आएगा,
और वो दोनों मिला के टोटल वेट के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई मुझे इधर से धक्का मार रहा है तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा ना, इस पैर पे अब नॉर्मल एक्शन ज्यादा होगा, उस पैर पे नॉर्मल एक्शन कम होगा, यानी इफेक्टिवली नॉर्मल एक्शन शिफ्ट हो गया। दैट इज एग्जैक्टली प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो। ठीक है ना? अच्छा समझ में आ गया। चलो नाउ लेट्स डू इट h लेस देन l by 2 और mu 0, h लेस देन l by 2 एंड mu is equal to 0। ठीक है? अच्छा एक चीज देखा होगा कि जब स्टैटिक टॉपलिंग हमने डिस्कस किया था तो हमने कोई केसेस नहीं लिए थे कि h ग्रेटर देन l by 2 लेस देन l by 2, हमने कोई बॉदर नहीं किया, वी डिडंट रियली बॉदर, क्योंकि स्टैटिक वाले में क्या होता है कि वो ऐसे ही टॉपलिंग करने की कोशिश करेगा हमेशा। ठीक है ना? सर हाँ जी सर जो पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है, अगर सूडो फोर्स भी ले रहे हैं तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। नहीं स्यूडो फोर्स से कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब पॉइंट इज दैट कि हम लोग टॉर्क का इक्वेशन ले सकते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट्स द पॉइंट। आईओआर नहीं मिल पा रहा ना, नीचे वाले पॉइंट नीचे वाले पॉइंट पे मत किया, ठीक है? नीचे वाला पॉइंट या कोई भी पॉइंट इनफैक्ट कब यूज कर पाएंगे, जब आईओआर एग्जिस्ट करेगा। आईएओआर। चलो अब अगर h लेस देन l by 2 हो तो क्या होगा बताओ? क्योंकि अभी आज टाइम नहीं है पूरा डिस्कस करने का, तो जस्ट एक स्टेटमेंट बता दो कि अगर h लेस देन l by 2 होगा तो होगा क्या, दैट्स द क्वेश्चन। Topple anti-clockwise is what Arihant is saying. Okay, normal action इस बार shift left करेगा। चलो ठीक है, देखो इस बार पता क्या हो रहा है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखता हूं, ये सेंटर ऑफ मास है, मैंने सपोज फोर्स यहां पे लगाया, यानी इसका जो हाइट है लेस देन l by 2, तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क का इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होता है, देखो कि ये जो बॉडी है, अगर अभी फिलहाल नॉर्मल एक्शन रहने दो, अभी नॉर्मल एक्शन को मत देखो, ये जो बॉडी mg तो चलो रहने दो, ये जो बॉडी है इसका ये वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हो रहा है फोर्स की वजह से, सेंटर ऑफ मास के ऊपर टॉर्क ले रहा हूं, स्लाइड तो कर ही रहा है, और इसका जो टॉर्क है वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एकदम से तो टॉपल करेगा नहीं, मान लो एकदम बहुत मिनिमम फोर्स दे रहे हो तो क्या होगा, वो आराम से चलता जाएगा, तो यानी इन दैट केस उसका रोटेशन रोक के रखा किसी ने, कौन रोकेगा? एक ही फोर्स रह गया अभी तक काउंट नहीं किया, वो है नॉर्मल एक्शन। तो यानी इस बार क्या होगा, नॉर्मल एक्शन इधर शिफ्ट करेगा, नॉर्मल एक्शन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट कितना करेगा, लेट्स कैलकुलेट। तो इस बार हो जाएगा L by 2 minus h, यानी इस बार होगा F into L by 2 minus h, जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और शिफ्ट ऑफ दिस थिंग इज सपोज s, यानी इक्वल टू s into नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन वैसे भी पता है मुझे, क्योंकि वर्टिकली तो कुछ हो नहीं रहा, mg होगा, तो यानी क्या होगा, s into mg, यानी शिफ्ट कितना हो गया ना, F into है ना L by 2 minus h by mg। लेकिन मैक्सिमम कितना शिफ्ट करा पाओगे, b by 2, अगर ये b हुआ तो b by 2, उससे ज्यादा शिफ्ट तो नहीं करा पाओगे। तो एक्चुअली पता क्या होगा, इस बार जितना फोर्स तुम बढ़ाओगे ना नीचे उस पर्टिकुलर हाइट पे, इन दैट केस क्या होगा, मैं इसका इस तरफ के घूमने का चांस बनेगा, तो यानी नॉर्मल एक्शन किधर शिफ्ट हो रहा है, मैथमेटिक्स वही है, तो यानी क्या हो गया, विल बी इक्वल टू, तो यानी s max इक्वल टू b by 2, यानी फॉर टॉपलिंग क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट, for toppling to start क्या हो जाएगा, the b by 2 will be equal to f into L by 2 minus h by mg, यानी f minimum will be equal to bmg by 2 mgb by 2 into बाकी L by 2 minus h। तो अपने आप सोच लो, ठीक है ना। अब वो तो कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ है क्या करें, ठीक है ना, f mgb by 2 into L by 2 minus h सब जगह हो गया। ये मिनिमम फोर्स चाहिए होगा फॉर टॉपलिंग टू स्टार्ट।
ठीक है? So that's if frictionless and you are applying the force slightly below the center of mass. Okay, I hope that now more or less completes the case. अभी इसका पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का चल रहा है विदाउट फ्रिक्शन, अभी तो फ्रिक्शन भी जोड़ना है। तो पहले तो अभी हॉरिजॉन्टल वाले केस में भी टॉपलिंग के थोड़ा सा बचता है एंड देन वी विल मूव ऑन टू इंक्लाइन प्लेन। ये बड़ा फैसिनेटिंग डिस्कशन है, तो आई होप वी विल एंजॉय द डिस्कशन। आज तो फ्राइडे है शायद, आज थर्सडे, आज फ्राइडे, सो विल कंटिन्यू ऑन मंडे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है ना? सो विल कंटिन्यू ऑन मंडे। और कुछ मंडे के लिए कल नहीं है क्लास? नहीं, कल फ्राइडे है, कल थर्सडे, कल सैटरडे, कल फ्राइडे। आज क्या, आज सैटरडे। ओ ठीक है, सॉरी सर, सॉरी, मैं बोला आज थर्सडे है। तो कंफ्यूज करा दिया मुझे। चलो कोई बात नहीं। एनीवे, सो मैं जस्ट वन क्वेश्चन, दैट इज b/2 कैसे आया? वो हुआ ना कि फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा ना, शिफ्ट ज्यादा होगा। ये फोर्स बढ़ाओगे तो शिफ्ट ज्यादा हो रहा है, तो शिफ्ट ज्यादा होते 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 तो मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट हो सकता है? b/2। उसके बाद और शिफ्ट तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, जैसे ही शिफ्ट पर टेंडेंसी बनेगा तो टॉपल करने लगेगा। तो देयरफॉर f मिनिमम इज दिस, इसलिए मैंने s को जो है b/2 यानी एकदम एज तक पहुंचा दिया, कॉर्नर। that was the discussion। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे मंडे। ओके बेटा, आज के लिए बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा हाँ, बाय द वे आई होप यू मेक दैट, क्या नोटबुक बोला था, क्रिएटिव नोटबुक।